हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th चैप्टर 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास। पॉइंट हमारा जो है वो वर्ण और संपत्ति के अधिकारों के विषय को लेकर। ब्राह्मणीय अगर ग्रंथों को देखा जाए तो उसके अनुसार संपत्ति पर अधिकार का जो आधार है वो लैंगिक आधार का वर्ण था। हमने बहुत पहले भी जाना है, इसके बारे में पढ़ा है हमने कि शूद्र जो होते थे उनके लिए जीविका ऐसी होती थी जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। भाई कोई भी गंदा काम नहीं करना चाहेगा, सीधी सी बात है। शूद्रों को जो काम करना पड़ता था, जो सेवा देनी पड़ती थी, वो सेवा में उनकी इच्छा कभी भी शामिल नहीं होती थी। हालांकि देखा जाए तो 3 उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए जो विभिन्न आजीविकाएं थीं वो कमा करते थे, उनकी संभावनाएं उनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में थी। यदि इन सब चीज़ों को वास्तव में कार्यान्वित सही तरीके से किया जाता तो क्षत्रिय और जो ब्राह्मण हैं वो सबसे धनी व्यक्ति होते। लेकिन अगर ऐसे तथ्यों के बारे में देखा जाए तो कुछ हद तक सामाजिक वास्तविकता से भी वो मेल खाते हैं कहीं ना कहीं। अगर हम देखें तो साहित्यिक परंपरा में पुरोहित और राजाओं का वर्णन मिलता था। इसमें राजा अधिकतर धनी दिखाए जाते थे, पुरोहित भी सामान्यतः पैसे वाले ही दिखाए जाते थे। कभी कभी निर्धन ब्राह्मण का चित्रण देखने को हमें मिलता है। एक और स्तर है जहाँ समाज के ब्राह्मण का जो दृष्टिकोण है, ब्राह्मणीय जो दृष्टिकोण है, उसको धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में दिखाया गया है। उसमें लिखा गया है, अन्य परंपराओं ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत की है। इनमें से बहुत सी ऐसी आलोचनाएं हैं जो शुरू में बौद्ध धर्म के अंदर जब 6वीं शताब्दी थी उससे ईसा पूर्व से विकसित हुई थी। बौद्धों ने भी इस बात को स्वीकार किया है और बताया है कि समाज में विषमता बहुत ज़्यादा मौजूद थी, किंतु यह भेद न तो नैसर्गिक था और न ही स्थायी था। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को हमेशा अस्वीकार किया और उन्होंने हमेशा जो है इसे माना नहीं। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है वो है एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा यानी संपत्ति में भागीदारी को लेकर। संपत्ति में भागीदारी किसकी होती है, कैसी होती है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले ये एक पैराग्राफ दिया है, ये आपका होमवर्क के लिए पैराग्राफ है, जिसमें आप लोग एक धनाढ्य शूद्र की जो है छोटी सी स्टोरी दी गई है, इसको आप पढ़ेंगे। इसमें से क्वेश्चन बनाकर इसके आंसर बनाने की कोशिश भी आप करेंगे। तो ये आपका होमवर्क है सभी बच्चों के लिए। अब संपत्ति में भागीदारी को लेकर, तो जब हम परिस्थितियों का परीक्षण जो करते रहे हैं अब तक, जिन परिस्थितियों का हमने परीक्षण किया है, तो वहाँ लोग अपनी संपत्ति के अधिकार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते थे या फिर उन्हें ऐसी स्थिति प्रदान कर दी जाती थी। लेकिन समाज में अन्य संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा थी। बहुत जगहों पर दानशील आदमी का सम्मान किया जाता था, जो दान देता था। और जो कृपण व्यक्ति होता था, जो कपटी व्यक्ति होता था, जो किसी की बात नहीं मानता था या कुछ अलग टाइप का व्यक्ति होता था, ऐसा जो व्यक्ति है वह स्वयं अपने लिए संपत्ति संग्रह करता था, घृणा का पात्र भी बनता था। तो एक प्राचीन तमिलकम एक ऐसा ही क्षेत्र था जहाँ ऐसे आदर्शों को लिखा गया है, जहाँ बताया गया है। और हमने इसके बारे में जाना है कि इस क्षेत्र में 2000 साल पहले बहुत सारी सरदारियाँ थीं, छोटी छोटी सरदारियाँ थीं। ये सरदार जो थे ना, अपनी प्रशंसा गाने वाले जो चारण व्यक्ति थे, यानी जो उनकी प्रशंसा गाते थे, उनको चारण कहा जाता था। और कवि है ना, कह सकते हैं आप उसे, कवि मान सकते हैं आज के समय में, है ना। और उसके आश्रयदाता होते थे। तमिल भाषा के संगम साहित्यिक जो संग्रह है उसमें सामाजिक और आर्थिक संबंधों का बहुत अच्छा चित्रण देखने को मिलता है, जो हमें इस तरफ इशारा करता है, बताता है कि हालांकि धनी और जो निर्धन के बीच बहुत सारी विषमताएं भी देखने को मिलती थीं। जिन लोगों का संसाधनों पर पूरा पूरा नियंत्रण था, उनसे ये भी अपेक्षा की जाती थी कि वे मिल बांट कर उसका उपयोग करेंगे। इस तरीके से होता था। तो हमेशा यही होता था कि संसाधनों पर नियंत्रण। देखो, जब किसी को किसी चीज़ की आपूर्ति ज़्यादा होती है तो वो उस चीज़ को ज़्यादा पाना चाहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें वो नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें ना सबको बराबर बराबर हक देना है ना। अगला जो स्रोत दिया हुआ है 14 सोर्स 14 निर्धन दानी सरदार, इससे भी आपको पढ़ना है और ये भी आपका होमवर्क के लिए ही है, आप इसे भी कंप्लीट करेंगे।
ठीक है। इसमें एक रचना है जो पुरुनारुरु से ली गई है, तमिल संगम साहित्य से, और उसके बारे में बताया गया है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन बनाइए, अपने आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो आपको मालूम पड़ेगा इनके बारे में, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आप इतना काम तो आप अपने आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती थी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता शुरू होता है, वो सामाजिक विषमताओं की व्याख्या को लेकर है। एक सामाजिक अनुबंध, अनुबंध समझते हैं ना, दो लोगों के बीच की जो चीज़ें होती हैं उसे हम अनुबंध का नाम दे दिया करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बौद्धों ने समाज में फैली जो विषमताएं थी उनके संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की है। उन्होंने समाज में फैले हुए जो अंतर विरोध थे उनको नियंत्रित करने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता थी उस पर अपना दृष्टिकोण रखा। बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक, इस ग्रंथ में एक मिथक दिया गया है जो ये बताता है कि शुरू शुरू में मानव पूर्णतः विकसित नहीं थे। वनस्पति जो जगत है, वेजिटेशन है, वो भी अविकसित था। सभी जीव शांति के एक लोक में रहा करते थे। प्रकृति से उनका उतना ही लेते थे जितना कि जरूरी होता था, बाकी सब चीज़ें वैसे ही रहने देते थे। वो उनको बर्बाद नहीं किया करते थे। जितनी की भोजन की आवश्यकता पड़ती थी उतनी ही इकट्ठी कर लिया करते थे अपने पास, बस। किंतु ये व्यवस्था धीरे धीरे पतनशील हुई, हटती गई, खत्म होती गई। मनुष्य अधिकाधिक लालची होता गया, हिंसक होता गया, कपटी होता गया, और उन्होंने जिस स्थिति पर विचार किया वो ये था कि क्या हम एक ऐसे मनुष्य का चयन करें जो उचित बात पर क्रोधित होता हो, जिसकी प्रताड़ना की जानी चाहिए, उसे प्रताड़ित किया जाए, उसे निष्कासित किया जाए, उसे हटा दिया जाए। बदले से में हम उसे क्या देंगे, चावल का अंश देंगे। सब लोगों के द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासम्मत की उपाधि प्राप्त होगी। तो इससे ये पता चलता है कि राजा का जो पद होता था वो लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था, कि लोग चुनते थे। और कर क्या था? कर वो मूल्य होता था जो लोग राजा की इस सेवा के बदले में उसे दे दिया करते थे। तो ये मिथक इस बात को हमें दिखाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय जो कर्म था उसका बहुत बड़ा हाथ था। इसके कुछ और आशय हम देखने को मिलते हैं। यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था ना, तो भविष्य में वो उसमें परिवर्तन भी ला सकता था। और हमेशा मनुष्य इसी परिवर्तन का जो है ना वो रहा है। उसने हमेशा इन चीज़ों को करने की कोशिश की है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जिस तरीके से उसने ये कार्य किए उसी तरीके से उसने उन्हें करना शुरू किया, और वो परिवर्तनों के दौर में आने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा वैसे वैसे उसने उन परिवर्तनों को लाना शुरू किया। तो छठवां पॉइंट है हमारा, सिक्स जो पॉइंट है वो है साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल। अब साहित्यिक कौन से स्रोत हैं जिनका इस्तेमाल किया गया? तो इतिहासकार जो साहित्यिक स्रोत है महाभारत, उसी का उल्लेख ज़्यादातर करते हैं। तो हम यहाँ पे इतिहासकार और महाभारत के बारे में जानेंगे। यदि हम गौर से देखें तो हमें ये पता चलता है कि इतिहासकार किसी ग्रंथ का जब विश्लेषण करते हैं तो उससे करते समय अनेक पहलुओं पर विचार भी करते हैं, और इस बात का परीक्षण करते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया, पाली भाषा में, प्राकृत में, या तमिल में जो आम लोगों के द्वारा बोली जाती थी, या संस्कृत में जो विशिष्ट रूप से उस समय खास तौर से जो पुरोहित वर्ग था और कुछ खास जो वर्ग थे उनके द्वारा बोली जाती थी, प्रयोग में लाई जाती थी। तो इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर भी ध्यान देते हैं कि वो किस प्रकार का है। क्या वह ग्रंथ मंत्र थे, अनुष्ठान जब होते थे तब अनुष्ठान जो करता थे उनके द्वारा वो पढ़े जाते थे, उनके द्वारा उच्चारित किए जाते थे, या ये कथा के ग्रंथ थे, कोई कहानी है उसके ग्रंथ थे जिन्हें लोग पढ़ सकते थे, सुन सकते थे, तथा दिलचस्प होने पर जिन्हें दोबारा सुनाया जा सकता था। इसके अलावा वो ये बताते हैं कि इतिहासकार लेखक के बारे में भी जानने का प्रयास करते थे कि किसने ये लिखा है। दृष्टिकोण, विचार, इन सभी ने ग्रंथों को कैसा रूप दिया,
इन ग्रंथों के श्रोताओं का भी इतिहासकार हमेशा परीक्षण करते थे कि कौन से श्रोता होते थे, क्योंकि लेखकों ने अपनी रचना करते समय श्रोताओं की रुचि का तो हमेशा ध्यान दिया होगा कि भाई क्या पसंद करते हैं, वो क्या लिखना, हम ऐसी चीज़ लिखें कि वो सुनना पसंद करें। इतिहासकार ग्रंथ के जो संभावित संकलन है ना, या जो रचना का काल है, या उसकी जो रचना भूमि है, उसका भी विश्लेषण करते थे। इन सब चीज़ों का जब हम जायजा लेते हैं तो हमें इतिहासकार के बाद ही इतिहासकार किसी भी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इतिहासकार इसी तरह पुनर्निर्माण करता है उसकी विषय वस्तु का इतिहास के पुनर्निर्माण में। महाभारत जैसे विशाल और ग्रंथ जो है ना, ये जटिल ग्रंथ है, इसे समझना बहुत मुश्किल काम है, इस पर विचार करना भी और उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसे ग्रंथ के संदर्भ में आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना कठिन होगा, काम कितना कठिन हुआ होगा। हम बस यही विचार कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लिए आपका इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा 6.1 है, भाषा और विषय वस्तु। इस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बनकर आता है पेपर में। महाभारत की भाषा और विषय वस्तु पर अपने विचार प्रकट कीजिए इस तरीके से, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक में इसे हम क्लियर करेंगे। सो स्टूडेंट, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।